जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से के बाहर से जितनी भी गाड़ियां जम्मू कश्मीर लाई गई हैं, उनकी री रजिस्ट्रेशन को लेकर अभी भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट ने आदेश दिए थे और कोर्ट ने ये कहा था उन्हें कि आप जो हैं सर्कुलर निकालने की आपको इजाज़त है ही नहीं, आप कोई सर्कुलर नहीं निकाल सकते, कानूनी प्रावधान है और कानूनी प्रावधानों का पालन होना चाहिए, एक्ट है ये एक। आखिरकार दोबारा से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को उन्हीं तमाम सेक्शंस को लेकर सर्कुलर निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या वाकई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। अभिनव जी, मुझे बताइएगा कि एक सर्कुलर पहले आरटीओ कश्मीर और आरटीओ जम्मू ने निकाला और लोगों को कहा कि आपको अपनी गाड़ियाँ री रजिस्टर करानी है जम्मू कश्मीर में, सेक्शन 50 की बात की उन लोगों ने। उसके बाद आरटीओ जम्मू आरटीओ कश्मीर को जितनी बार अब आप टीवी पर देखते हैं या उनको फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, रजिस्ट्रेशन ऑफ गाड़ी, सेक्शन 50। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी कोर्ट के फैसला आने के बाद भी एक सर्कुलर जो है वो पिछले दिनों निकाला और उसमें दोबारा से कहा कि जी ये जो गाड़ियां बाहर की हैं इनकी री रजिस्ट्रेशन फौरन होनी चाहिए। आप पहले मुझे बताइए, इज इट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? देखिए, ऐसा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब होती है जब कोई अथॉरिटी या कोई पर्सन इंडिविजुअल किसी कोर्ट की फाइनल जजमेंट को या बाय ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर डेलिबरेटली विद ओब्लिक मोटिव एंड इंटेंशनली उसको वायलेट करे। अगर इंटेंशन ना है, डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं है, अगर एक बोनाफाइड अटेम्प्ट है या ऑर्डर है, दैट डज नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ कंटेम्प्ट। हाउएवर, ये जो सर्कुलर निकालने की अभी भी ज़रूरत नहीं थी। अगर निकालना भी था तो इससे पहले सेक्शन 47 रेड विद सेक्शन 50 एंड रूल 54 फ्रेम्ड अंडर द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट शुड हैव बीन थरोली स्टडीड। देखिए, ऐसा है, सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर वो होता है जो इस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो मोटर हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में सर्कुलर्स क्या हैं? इन सर्कुलर्स निकालने का मतलब ये है, जो पहले निकले, जो कोर्ट ने क्वाश किए, जो भी रिपीटेड सर्कुलर निकला, इट कन्वेज कि जो भी पहले आरटीओ रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे हैं, शायद उन्होंने पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को स्टडी नहीं किया था, और जो व्हीकल्स बाहर की स्टेट से अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर या नौ कन्वर्टेड यूटी में आए और जो 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे रहे, उनकी जो री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी थी अंडर सेक्शन 47 वो इन्होंने की नहीं। अब इनको ये लगा है कि हमने ये 47 फॉलो नहीं की और कुछ व्हीकल जो साल से ज़्यादा जो बाहर की स्टेटों से आए यहाँ पे रहे, वो 1 साल की एक्सपायरी के बाद री रजिस्टर होने चाहिए थे। इसलिए इन्होंने एन ब्लॉक री रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्कुलर्स निकाले। और जो अगर मेरी बात एक देखिए, अगर एक ऑफिसर को नहीं पता कि जो व्हीकल जो गाड़ी आए हुए 1 साल हो गया उसकी री रजिस्ट्रेशन होनी थी, तो एक आम पब्लिक को कहाँ से पता होगा? तो ये एक्सरसाइज इनको पहले करनी चाहिए थी, आज से 10-12 साल पहले, ताकि पब्लिक को इतनी कन्वीनियंस ना होती। और जो सर्कुलर जो हाई कोर्ट ने क्वाश किया, देखिए हाई कोर्ट की जजमेंट बड़ी क्लियर है, डिवीज़न बेंच की जजमेंट है। उन्होंने कहा कि आप री रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को नहीं कह सकते कि आपने व्हीकल बाहर की स्टेट से लाया जम्मू कश्मीर में। वो आप तब कह सकते हैं जब उस व्हीकल को लाए हुए 1 साल 12 महीने मतलब हो चुके होते हैं। तो अभी यहाँ तो आप इस सर्कुलर को दोबारा क्लैरिफाई कीजिए कि वो लोग री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें जिनको गाड़ी प्राइवेट कमर्शियल किसी भी प्रकार की यहाँ लाई हो, जिसको 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे लाए हुए हो गया है, उनके लिए सर्कुलर निकल सकता है। जिनका 1 साल नहीं हुआ, उनके पास अभी टाइम है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 years दे कैन अप्लाई विद इन 30 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 months। ठीक, मैंने अभिनव जी, जैसे आपने कहा कि 12 महीनों के बाद वे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, मोटर व्हीकल एक्ट एक कानून है, उस कानून की ये सब सेक्शंस हैं और ये 1988 से ये कानून जो है लागू है। लागू होने के बाद, उससे पहले भी इसी तरह का कानून था, उसमें कुछ संशोधन हुए, 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में और कुछ अमेंडमेंट्स हुई, लेकिन ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, ये सेक्शंस वैसी की वैसी हैं। क्या आप इस बात को मानेंगे कि आपकी नींद खुली है 5 अगस्त 2019 के बाद, 31 अक्टूबर 2019 के बाद,
और इस नींद खुलने का नतीजा ये है कि अब आप ढोल बजा बजा के लोगों को कह रहे हो कि भाई गाड़ियां तो री रजिस्टर करानी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो अरबों रुपए का नुकसान इससे पहले स्टेट एक्सचेकर को हुआ उन आरटीओज की वजह से, जिन लोगों के पास ये मोटर व्हीकल एक्ट था भी लेकिन उन लोगों ने इस प्रोविजन को ऑपरेट नहीं किया, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपने अपना ही कानून नहीं पढ़ा और अब 2021 में जाकर 2020 में जाकर आप इस प्रावधान को पढ़ रहे हो और सर्कुलर निकाल के लोगों को कह रहे हो कि जनाब गाड़ियों को रजिस्टर कराओ। देखिए जुनैद जी, मैं जब भी किसी चैनल वाले को इंटरव्यू देता हूँ, बार बार मेरी तरफ से एक स्टेटमेंट आती है जो आज मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं 370 के बाद हमने क्या खोया क्या पाया। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि 370 से पहले हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स या एम्प्लॉइज में वर्किंग कल्चर नहीं था। अब वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हुआ है, लेकिन जो वर्किंग कल्चर नहीं था उसकी वजह से अब लोगों को हरासमेंट हो रही है। देखिए 12 और 21 33 साल पुराना ये एक्ट है, 1988। 12 और 21 33 साल पुराना। 33 साल पहले भी यहाँ पे बाहर की स्टेट से व्हीकल आए होंगे जो 12 महीने की एक्सपायरी के बाद री रजिस्टर होने थे, ये इन्होंने किए नहीं। जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत थी पूरे हिंदुस्तान में 370 टूटने के पहले, जिसमें एक यहाँ की असेंबली ने एक्ट बनाया, शायद आपको भी पता होगा, पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एक्ट। वो क्या एक्ट था? अगर आप तहसीलदार हैं या टीएसओ हैं या कोई एक अथॉरिटी हैं जिसके अंडर आप किसी कानून के अंडर आपको वो सर्टिफिकेट किसी को देना है, सपोज आरबीए सर्टिफिकेट देना है, एससी या एएलसी का सर्टिफिकेट देना है, या राशन कार्ड देना है, या फर्द कार्ड है, या म्यूटेशन कार्ड नहीं है, वो आपकी ड्यूटी है, क्योंकि एज ऑफिसर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे कल्चर नहीं था, लोग महीनों महीने राशन कार्ड, फर्द या इंतकाल के लिए या कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अफसरों के पीछे भागते थे। असेंबली को एक कानून बनाना पड़ा कि हर ऑफिसर को ये सर्टिफिकेट 15 या 30 दिन में देना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, गारंटी एक्ट, और जो नहीं देगा उसके खिलाफ एक्शन होगी। मतलब जिसको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी देती है, लाखों रुपए तनख्वाह देती है, बंगला देती है, गाड़ी देती है, उसको ये बताने के लिए कि तेरी ड्यूटी ये है, उसके लिए एक अलग से कानून बनाना पड़ा। तो ये बात साबित करती है कि जम्मू कश्मीर में वर्किंग कल्चर नहीं था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर काफ़ी पीछे रह चुका है और अब लोगों को थोड़ी इनकन्वीनियंस आ रही है क्योंकि लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं। यही एक खमियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है 33 साल के बाद। जो 33 साल पहले एक्सरसाइज स्टार्ट होनी चाहिए थी वो अब होना शुरू हुई है, और आप एनमास लोगों को हरास करना शुरू कर रहे हो कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए विदाउट ड्राइंग ए डिस्टिंक्शन कि आपने रजिस्टर कौन से व्हीकल करने हैं जिनको लाए हुए बाहर की स्टेटों से 12 महीने हो चुके हैं। और अगर मैं कल लाता हूं, कैन यू फोर्स मी टू गेट इट री रजिस्टर्ड टुमारो? दिस सर्कुलर मीन्स जो आप मुझे भी कह रहे हो जी आपने परसों व्हीकल आया, अब री रजिस्टर करवाइए। और जो फील्ड पे काम कर रहे हैं छोटे एम्प्लॉइज, उनको पता ही नहीं बेचारों को कि करना क्या है। अच्छा, इसमें अभिनव जी एक और दिक्कत ये आ रही है, जम्मू में भी बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैंने कल चंडीगढ़ से गाड़ी खरीदी है, मुझे हफ्ता हो गया और मेरा चालान हो गया। जम्मू मुझे ट्रैफिक वाला रोक के आधा घंटा मुझे इसी बात पे लेक्चर दे रहा है कि जी आपकी गाड़ी बाहर की है, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराई। कहते हैं मैं समझाते समझाते थक गया कि जनाब मेरे पास 1 साल का टाइम है, मैं यहाँ रहता नहीं, 1 साल में मैं करा लूँगा। कहते नहीं जी 1 साल का। अच्छा, उसके बाद कल आरटीओ साहब ने भी और एक कन्फ्यूजन डाल दिया, आरटीओ जम्मू धनंतर सिंह ने। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये कानूनी प्रावधान है, ये 1 साल का टाइम जो है उन लोगों के लिए है जो लोग किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं। 1 साल का टाइम सबके लिए नहीं है, बाकी सबको लोगों को 45 दिन के अंदर अंदर जो है वो री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। देखिए 47 रेड विद 50 दो चीज़ें कन्वे करती है। एक, जिसने व्हीकल लाया और जब 12 महीने हो गए हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक। एक वो जिसने व्हीकल लाया 12 महीने उसके भी हो चुके हैं, लेकिन उसको पता है कि मैंने अब 12 महीने एक्सपायर होने के बावजूद भी इसको 1 साल से ज़्यादा और रखना है, उसके लिए 45 डेज का टाइम है। सिर्फ इतनी डिस्टिंक्शन है बस। ये मिस रीडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47 रेड विद सेक्शन 50 हैं। विद रिस्पेक्ट मैं आपको कह रहा हूँ, ये तो ऐसा हुआ। मैं अपनी इंडिविजुअल एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। 24 अप्रैल 2021 को आई वॉज फाउंड कोरोना पॉजिटिव, राइट। तो मैं अपना टेस्ट करवा के वापस आ रहा था। लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड,
नहीं, उसके बाद मैं कुछ ट्रीटमेंट करवाने गया था, तो बीच में वापस आ रहा था तो मुझे एक नाके पे रोक लिया गया। कहते जी कर्फ्यू पास बताओ। मैंने कहा जी मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, ये मेरी रिपोर्ट है। कहते जी कर्फ्यू के बिना आपको जाने नहीं देंगे। ये छोटे एम्प्लॉइज़ को एक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, इस पर क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है कि आप चालान किन लोगों के काट सकते हो जिनको 12 महीने हो गए हैं बाहर की स्टेटों से व्हीकल जम्मू में लाए हुए, उससे पहले नहीं। अच्छा अभिनव जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, जब हम इस एक्ट को पढ़ते हैं तो एक चीज़ समझ से बाहर है कि आपने गाड़ी दिल्ली में ख़रीदी है, आप जम्मू में आते हैं, गाड़ी को री रजिस्टर कराना भी ज़रूरी है, चेंज ऑफ एड्रेस भी जो है वो भी आपकी आरसी के ऊपर आना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो टोकन टैक्स वन टाइम है, जिसने गाड़ी बेची वो भी वहाँ आरटीओ दफ्तर में जाकर क्लेम नहीं कर रहा, जिसने यहाँ गाड़ी खरीदी वो कहता है कि जनाब मैंने एप्लीकेशन भरी हुई है लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे टोकन रिफंड नहीं किया। यहाँ पर हालात ये हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले अगर आपका टोल टैक्स गलत काट लें, उसके बाद एक आपको फोन आ जाता है कि आपका जी ये रिम्बर्स होगा, इवन इनकम टैक्स वाले साल हो जाता है वो रिम्बर्समेंट नहीं आती। तो जब ये रिम्बर्समेंट 1,500 रुपये की नहीं हो रही तो इसकी 40-50 हज़ार या 60-70 हज़ार की रिम्बर्समेंट एक आम आदमी के लिए लेना मुश्किल है। इस सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या आपको नहीं लगता कि इस एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत है और उसमें इनकॉर्पोरेट करने की उस प्रोविजन की ज़रूरत है जिसमें कम से कम ये कहा जाए कि जी आप री रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, जो ओरिजिनल आरटीओ होगा उस ओरिजिनल आरटीओ से ये रिम्बर्समेंट मांगने का काम जो है वो सरकार करेगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं। क्या ये आप समझते हैं ज़रूरी है या ये संभव नहीं है? देखिए जुनेद जी, पहली बात तो ये है, जब आपने वन टाइम टोकन टैक्स दे दिया, वन टाइम टोकन टैक्स वुड मीन टिल द लाइफ ऑफ द व्हीकल अंडर लॉ। वो 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, वो डिपेंड करता है एक्ट में क्या लिखा है, रूल्स में क्या लिखा है। ठीक, जब आपने वन टाइम टोकन टैक्स दे दिया तो टोकन टैक्स आपने व्हीकल अप्लाई करने के लिए दे दिया। अब इसके बीच में एक और डेवलपमेंट आती है कि अगर आपने व्हीकल हिमाचल में परचेज किया और रजिस्टर वहाँ करवाया, वन टाइम टोकन टैक्स 15 साल के लिए वहाँ दे दिया, लेकिन आप 9 साल के बाद व्हीकल जम्मू ले आते हैं अपना, या आपका व्हीकल 9 साल के बाद मैं खरीद लेता हूँ। ठीक, मेरी ड्यूटी बनती है कि 12 महीने के बाद मैंने उसको री रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ जम्मू के पास अप्लाई करना है। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने हैं, वो एक नॉमिनल से है। लेकिन टोकन टैक्स जो मैंने वन टाइम हिमाचल में दे दिया या किसी और स्टेट में दे दिया, दैट इज वन टाइम टिल द लाइफ ऑफ द व्हीकल। एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि आपने फ्रेश जो 6 साल बच गए लाइफ व्हीकल की, उसके लिए आपने दोबारा टोकन टैक्स देना है। वो एक्ट इज एब्सोल्युटली साइलेंट एंड राइटली साइलेंट, क्योंकि यू कैनॉट टैक्स ए पर्सन ट्वाइस फॉर वन एक्सरसाइज। आप किसी को एक पर्पज के लिए 2 बार टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। मुझे लगता है हाई कोर्ट की जजमेंट में भी ऐसा ही कुछ था, या उसमें कुछ और? उसमें सबमिशन थी, सबमिशन थी पिटिशनर्स के वकीलों की, लेकिन अभी उसमें ये इशू नहीं था कि चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए फाइंडिंग कोई नहीं आई। लेकिन ऑब्जर्वेशन कोर्ट की आ चुकी है उसमें भी कि टोकन टैक्स लाइफ टाइम है, दोबारा पासिंग रेफरेंस आया जजमेंट में कि ये दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। और इसका एक इनबिल्ट मैकेनिज्म, अगर आप सेक्शन 47 पूरी पढ़ें, इसकी 7-8 सब सेक्शंस भी हैं, उसमें लिखा है कि अगर आपका व्हीकल इनिशियली दिल्ली में रजिस्टर्ड है और 9 साल के बाद या 10 साल के बाद आप जम्मू आते हैं, री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं आरटीओ जम्मू के पास, और जब आरटीओ जम्मू उसको री रजिस्टर करता है, उसकी ड्यूटी बनती है आरटीओ दिल्ली को इन्फॉर्म करना कि मैंने ये व्हीकल रजिस्टर कर दिया है। तो अगर वो इतनी ड्यूटी बनती है, इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि उसकी ये भी ड्यूटी बनती है कि जनाब चूंकि ये व्हीकल 9 साल दिल्ली में अप्लाई हुआ है, अब इसकी लाइफ 6 साल और है, तो प्रोपोर्शनेटली जितना आपने इसका टोकन टैक्स चार्ज किया है उसका 6 साल का इधर रिइंबर्स कर दीजिए हमारी ट्रेजरी में। सिंपल एज इट, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। ये एक मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। आपको अभिनव जी नहीं लगता कि जब ये वाला प्रोसेस अब स्टार्ट करेंगे, आरटीओ अपने लेवल पर जब रिइंबर्समेंट मांगेगा, कन्फर्म वहाँ उसको क्या कहते हैं आरटीओ को इन्फॉर्म करेगा, तो जो गाड़ियाँ चोरी की हैं या जिन गाड़ियों को अलग गलत तरीके से जम्मू कश्मीर में लाया गया है या जिन्हें बिना ट्रांसफ़र किए गए ही जम्मू कश्मीर लाया गया, वो पकड़ी जा सकती हैं सारी की सारी बहुत आसानी से? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, इसी तरह इसीलिए मोटर व्हीकल एक्ट में
ये भी लिखा है कि अगर आप एक ही स्टेट में व्हीकल परचेज करते हैं वहीं रजिस्टर करवाते हैं, और अगर आप दूसरी स्टेट में नहीं शिफ्ट करते उसको, इवन देन अगर आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो आपको रजिस्टरिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। तो अगर कोई व्हीकल चोरी का है या व्हीकल जिसने 12 महीने के बाद जिसकी री रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उसके खिलाफ पेनल्टी है। चोरी का व्हीकल, जो थेफ्ट स्टोलन व्हीकल्स हैं, उसके लिए तो पहले आरपीसी, अब इंडियन पिनल कोड में प्रावधान है, वो तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये तो सिंपल है बिल्कुल कि आपको अगर एड्रेस चेंज करना है तब भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लाना है, 12 महीने के बाद आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, री रजिस्ट्रेशन फीस जो नॉमिनल है वो देनी है। अगर आपकी चेंज होती है तब भी आपको इन्फॉर्म करना है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और अभिनव जी, जब हम बात करते हैं आरटीओ ऑफिस से, वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो टैक्सेशन लॉज की बात करते हैं, मोटर व्हीकल टैक्सेशन लॉज की बात करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि ये देखिए, आपने जो टोकन टैक्स वन टाइम भरा है वो आपने रोड टैक्स भरा है। अगर आप दिल्ली में चला रहे हैं तो दिल्ली का रोड टैक्स तो आपने दे दिया है, लेकिन जब आप गाड़ी को जम्मू कश्मीर लाएंगे तो आपको हमें रोड टैक्स देना है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, रोड टैक्स एक आदमी से एक बार लेने के बाद आप रोड टैक्स दोबारा लेना चाहते हैं सिर्फ ये कहकर कि वो जो सड़क आपने वहाँ इस्तेमाल की थी वो अलग सड़क थी और ये जो सड़क है ये अलग सड़क है। दूसरा, जो सड़कें जम्मू में आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है एक आम नागरिक, एक शहरी के तौर पर, कि इन सड़कों के लिए हमें रोड टैक्स देना चाहिए? देखिए जुनेद जी, ऐसा है, इसके दो पहलू हैं। पहले लोग टोकन टैक्स ईयरली भी देते थे, अब कुछ प्रावधान ऐसे बने हैं कि आपको वन टाइम देना है। ये देखो, कानून बदलता क्यों है? कहते हैं लॉ इज नेवर स्टैटिक, इट इज ऑलवेज मूविंग। अब ऐसे सिचुएशन आई कि अगर आपने वन टाइम दे दिया 15 साल के लिए दिल्ली वाले रजिस्टरिंग अथॉरिटीज को, 8 साल के बाद आप व्हीकल जम्मू लाते हैं, आपको नहीं पता कि मैंने 8 साल के बाद जाना है, ठीक, लेकिन आपको डबल टैक्सिंग हो रही है क्योंकि JNK वाले आपसे फ्रेश टोकन टैक्स क्लेम कर रहे हैं। पता नहीं अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। मैं अगर करते हैं, मैं उस सिचुएशन की बात करता हूँ। कर रहे हैं। फिर अब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम को मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से मैटर टेकअप करके इस पे क्लैरिफिकेशन मेमोरेंडम या ऑफिस मेमोरेंडम इशू हो सकता है कि जितनी व्हीकल की लाइफ बची है उसको मद्देनजर रखते हुए जितना वन टाइम टोकन टैक्स दिया है प्रोपोर्शनेटली वो ट्रांसफर हो सकता है JNK अथॉरिटीज को। जहाँ तक आपने रोड्स की बात की, देखिए मैं तो कहता हूँ अगर दिल्ली वालों ने टोकन टैक्स लिया है तो अपनी रोड्स की कंडीशंस देख के लिया है, ठीक। अब जिसने हायर लेवल का टोकन टैक्स दिया है कीपिंग इन व्यू द क्वालिटी ऑफ द रोड्स, उसको तो ये डबल टैक्सिंग के बजाय 3 टाइम टैक्सिंग हो रही है। एक उसने हायर रेट पे टैक्स दिया है कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस ऑफ द रोड इन दिल्ली, दूसरा उसने वन टाइम दिया है, आप उससे दोबारा चार्ज कर रहे हैं, तीसरा एडमिटेडली क्वालिटी ऑफ रोड्स एज ऑन डेट्स मे बी इन फ्यूचर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अनदर 6 months or 1 month there is going to be a lot of change in the conditions of the road. ठीक, तो टेम्परेरी आप उनको। अच्छा अभिनव जी, इसमें एक चीज़ और आपसे समझने वाली है, वो ये है कि जब आप गाड़ी की बात करते हैं, आप जब सेकंड हैंड गाड़ी दिल्ली से जाकर ख़रीदते हैं, कोई भी गाड़ी जब आप सेकंड हैंड ख़रीदते हैं तो उस गाड़ी का अगर मार्केट रेट 9 लाख रुपया है, जिसने सेकंड हैंड में वो ख़रीदी होगी वो 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए की गाड़ी ख़रीदी होगी। वो आदमी ये कह रहा है कि जी 4 लाख रुपए की मुझे ये गाड़ी पड़ी है, लेकिन जब मैं RTO के पास जाता हूँ वो मुझे कहता है जी जिस टाइम ये गाड़ी खरीदी गई थी 9 लाख के ऊपर 90,000 रुपया टोकन टैक्स जो है वो बनता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 9% आपका है। अब वो कहता है कि जी 90,000 रुपया जो मेरा टोकन टैक्स है, इसमें से आप 5 साल का निकाल लीजिए, अब 10 साल का जो टैक्स बचता है, जो 10 साल का मेरा टैक्स बचता है, वो मुझे कहते हैं कि आपको 9 लाख के ऊपर पे करना है। 4.5 लाख में जो मैंने गाड़ी खरीदी उसका मैं 9 लाख के हिसाब से टैक्स क्यों पे करूं? ये भी सवाल एक आम आदमी पूछता है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा, पहले ईयरली टोकन टैक्स होता था, तो इस सिचुएशन, ये अगर ऐसी सिचुएशन आती तो उस ईयरली टोकन टैक्स के प्रावधान ने इसको कवर कर लेना था। ठीक, दोनों सिचुएशन में, चाहे कोई पुरानी गाड़ी खरीदता है चाहे नई गाड़ी खरीदता है। देखो, कुछ हर चीज़ कानून में प्रोवाइडेड नहीं है, कुछ कॉमन सेंस भी होती है। सपोज मैंने आपका एक व्हीकल 14 साल पुराना खरीदा, जिस व्हीकल की 14 साल पहले वैल्यू थी 5 लाख रुपया, अब मैं आपसे 50,000 रुपये के खरीदता हूँ।
जितने का व्हीकल उतना टोकन टैक्स में दोबारा और दे दूंगा। ठीक। तो ये एब्सर्डिटी नहीं है तो और क्या है। ठीक। तो इसलिए जो चेयर पे बैठता है उसको कानून भी देखना है और कानून की इंटरप्रिटेशन कॉमन सेंस से आती है। ठीक। कानून अप्लाई होता है ऑन ए गिवन फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक। कानून एक स्ट्रेट जैकेट में अप्लाई नहीं होता। ठीक। कानून की एप्लीकेशन केस के फैक्ट्स पे अप्लाई होती हैं। ठीक। तो ये फैक्ट्स देखने पड़ते हैं, व्हीकल कितना पुराना है, कितने साल पुराना है, इसकी पहले क्या कीमत थी, इसकी अब कितनी है, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। आखिर में अभिनव जी, जिस समय पहले एक लिटिगेंट कोर्ट में गए थे कश्मीर में, उन्होंने पीआईएल के जरिए सर्कुलर को चैलेंज किया था। आपको सारे प्रावधान पता हैं और आपको के सामने सारे केसेस भी मैंने आपको रखे। क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला एक फिट केस है कि आप पीआईएल लेकर हाई कोर्ट के सामने जा सकते हैं और ये सारे फ्लॉज हाई कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि जनाब ये कमियां हैं, ये कमजोरियां हैं, मुझे बताइए, मैं 9 लाख की गाड़ी जो मैंने खरीदी 4 लाख में सेकंड हैंड में है, मैं क्यों उसका टोकन टैक्स 9 लाख के हिसाब से पे करूं, ठीक है, और यहां क्यों पे करूं, वहां क्यों नहीं पे करूं, ये टोकन टैक्स खुद रिम्बर्स क्यों नहीं करेंगे। और फिर जैसे आपने कहा खुद ही कि सेक्शंस आर साइलेंट ऑन द पेमेंट ऑफ टोकन टैक्स इन केस ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस या चेंज ऑफ ओनरशिप। तो क्या इज इट अ फिट केस फॉर अ पीआईएल? देखिए, आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी किया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट इंडिया में 1982 में इवॉल्व हुआ था एसपी गुप्ता के केस में। उसके बाद लॉ की इवैल्यूएशन होती रही, लेकिन बीच में पीआईएल का कंसेप्ट मिसयूज भी हुआ। ठीक। कई बार स्पॉन्सर्ड पीआईएल होती थी, ऑब्जेक्ट कुछ और होता था लेकिन आगे किसी को खड़ा करके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती थी। इट्स ए फिट केस इन विच somebody, a public spirited person who has interest in the public cause should approach the Honorable High Court। मेरे ख्याल में पहले वाली पीआईएल नहीं थी, वो इंडिविजुअल थी, मैंने पढ़ी, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में थी। नो इट्स ए फिट केस इफ द रजिस्टरिंग अथॉरिटीज स्टार्ट चार्जिंग फ्रेश टोकन टैक्स एंड आस्किंग द पर्सन्स कि हमें नहीं पता कि आपने 14 साल पुराना व्हीकल लिया, हमने तो वो ओरिजिनल रेट का 10% चार्ज करना है। इट्स ए फिट केस वेयर ए पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन शुड अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट बाय वे ऑफ ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक चीज़ आपके, चूंकि अब मौका मिला है, मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर की जनता और खासकर जो रूरल एरियाज में रहती है, क्योंकि मेरे पास कई बार लोग पूछने आते हैं, पब्लिक फील्ड में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, लोग पूछते हैं, मेरी आपके माध्यम से सारी जनता को ये अपील है, जब भी आप अपना व्हीकल, गाड़ी कोई भी किसी को बेचते हैं, बेचने के टाइम साथ में उसको प्लीज़ आरटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन उसके नाम करवा दें जिसको आपने बेची है। क्योंकि बड़ी बार आप सिंपल एफिडेविट पे 10 रुपए के एफिडेविट से आप सोचते हैं हमने एफिडेविट दे दिया, गाड़ी बिक गई। जो खरीदता है वो सोचता है मैंने खरीद ली। सेक्शन 50 में लिखा है कि आपने आरटीओ को इन्फॉर्म करना है, ताकि आरटीओ के ऑफिस में जो नया बायर है वो रजिस्टर्ड ओनर हो। उससे क्या होता है, खुदा न खास्ता कल को एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पे ओनरशिप आरटीओ ऑफिस में चेंज नहीं करवाई है, एक्सीडेंट खरीदने वाला करेगा और भुगतान जो है बेचने वाले को करना पड़ेगा। अभिनव जी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए जिस तरीके की आतंकी वारदातें जम्मू कश्मीर में हुई हैं, कोई आदमी आपकी गाड़ी ले जाता है, बिल्कुल, तो आपको नहीं पता, क्योंकि यहाँ बहुत सारी गाड़ियों के केसेस में ये भी हुआ कि आपने जिसको बेची उसने आगे किसी को बेची, उसने आगे किसी को बेची, ओरिजिनल ऑनर को तो उस दिन पता चलता है जब पुलिस या सीआईडी की टीम उसके दरवाजे पे पहुंचती है। अगर आपकी गाड़ी, आपने किसी को बेच दी गाड़ी, आरटी ऑफिस में आपने अपनी रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवाई उस आदमी के नाम जिसने गाड़ी खरीदी, कल को आपकी गाड़ी किसी मिसहैप में यूज होती है, किसी मिलिटेंट एक्टिविटीज में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने तो पहले आपको इन्वेस्टिगेट करना है। ये बात की बात है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो के नहीं हो, वो इन्वेस्टिगेशन में, तफ्तीश में पता, लेकिन इनिशियली आपको हरासमेंट होगी, इसलिए कहते हैं कानून का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा की बात सुनी कि ये मामला पीआईएल बनती है। इस मामले में बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई आप समझते हैं कि लोगों को इससे परेशानी आ सकती है और आने वाले वक्त में आप भी परेशान हो सकते हैं, तो इसमें पीआईएल बनती। दूसरी, जैसे सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने भी कहा, आप सभी लोगों से विनम्र विनती और आग्रह कि जिस समय आप गाड़ी बेचते हैं, मेहरबानी करके
गाड़ी को जिसे भी बेच रहे हैं उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन उसको करा के दे दें और अपने आरटीओ को इन्फॉर्म करें कि जनाब हमने गाड़ी बेच दी है, ताकि आप किसी बड़ी मुश्किल या मुसीबत में पड़ने से बच जाएं।